हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो 200 डेज़ का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। और ऑलरेडी आपको पता है कि अब आपके पास 200 डेज़ बचे हुए और वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, 7 सेमेस्टर में लोग पहुंच गए। अलग बात है कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिए। ड्रॉपर स्टूडेंट्स है जिन लोगों का बी कंप्लीट हो गया लेकिन लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मानते हैं कि वो ड्रॉपर स्टूडेंट बन चुके हैं क्योंकि फरवरी में गेट का एग्जाम होगा। 90% तो चांसेस है कि फरवरी में गेट का एग्जाम होगा। तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसी बेस पे होनी चाहिए कि फरवरी में गेट का एग्जाम होगा। अगर एक आधी महीने का डिले हो जाता है तो वो हमारे माइंड में बात नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो प्लानिंग होना चाहिए पूरा का पूरा फरवरी के सेकेंड वीक फर्स्ट वीक के एंडिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 10 से लेकर 15 फेब के बीच में होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो मैं जस्ट काउंट कर रहा था तो आज 16 जुलाई है और 200 अगर मैं 12 अगर फेब की बात करूं तो लगभग 211 डेज के आसपास है। तो मैं 200 डेज का एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरे को लगा कि जस्ट मेरे को बात करना चाहिए कि 200 डेज में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो मान के चल रहे कि इतने दिन में होगा कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 200 डेज को कौन कैसे यूज करेगा। अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है तो वो कैसे यूज करेगा, कोई अगर रैंक इंप्रूवमेंट अगर चाहता है कि उसका रैंक बड़ा अच्छा इंप्रूव हो तो फिर वो उस केस में 200 डेज को कैसे यूज करना चाहिए। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो कॉमन है सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो, केमिकल हो, सभी ब्रांचेस के लिए। ठीक है, इवन कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच वाले लोग भी देख सकते हैं। तो जस्ट मैं बात करता हूँ और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो ये नया मीडिया में बोला तो फर्स्ट टाइम है तो मैं देखता हूँ कि जस्ट कैसे हम इस वाले को मैं यूज करूंगा, इस डिजिटल बोर्ड को, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे गेट एकेडमी वाले पूरे लोग डिजिटल बोर्ड में बड़े कंफर्टेबल है, पूरे दिन तक डिजिटल बोर्ड पे ही वो करते रहते हैं। तो मेरे को लगा कि चलो आज डिजिटल बोर्ड को यूज करता हूं और आप लोगों के साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करता हूं। तो अगर मैं वन बाय वन बात करूंगा, पूरे इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपकी अपनी प्रिपरेशन का स्टाइल है। बट आप ध्यान दीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कौन कौन से पैरामीटर ऐसे तो नहीं है कि जो आप छोड़ दिए हो या आप केयर नहीं कर रहे हो। तो जस्ट पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के जो चांसेस है वो हो सके अगर आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हो तो। ठीक है, तो चलो अगर मैं बात करूं कि गेट 2021, ठीक है, गेट 2021 के बारे में बात कर रहे हैं। 2021 में जो एग्जाम होने वाला है। और अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है ब्रांचेस वाइज अगर मैं बात कर लूं कि क्या क्या ब्रांचेस अगर है तो सपोज करो, देखो आपके पास सिविल लिख लेता हूं मैं, केमिकल लिख लेता हूं, मैकेनिकल लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IN, इतनी ब्रांचेस को तो हम डील करते हैं। केमिकल का थोड़ा कम आइडिया लेकिन केमिकल को भी हम डील करते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं वो CSE वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, IT ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मैं जस्ट लिख देता हूं कि देखो इतने सारे आपके पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, वैरायटी ऑफ ब्रांचेस है, लेकिन ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है सभी लोगों के लिए। तो इस वाले वीडियो को 2 इयर्स वाले लोग ना देखें जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग है पूरी 2021 के अकॉर्डिंग है। 2022 के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप देखिएगा कि 2022 वाले को कैसे सोचना चाहिए। तो ठीक है, अब अपने पास अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रिपरेशन है उसमें अगर हमारे पास जो डेज बचे लगभग 200 डेज है। एक 200 डेज के लिए हमको प्लान करना है और एक 200 डेज है। और अगर मैं बोलूं कि देखो ये इंजीनियर के लिए बात हो रही बोला तो एक इंजीनियर के लिए अगर 200 डेज की अगर मैं बात करूं कि 200 डेज एक इंजीनियर के पास है और वो 200 डेज को कैसे यूज कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो क्लियर हो कि एक इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहा है और 200 डेज है तो इंजीनियर विद 200 डेज कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो कि वो कर नहीं सकता है, क्योंकि एक इंजीनियर के पास पोटेंशियल होता है। आप जानते हो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास पोटेंशियल तो ऑलरेडी है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के पेपर देता है 1 रात 2 रात 3 रात। लोग 7 डेज में पूरा एक सेमेस्टर का पेपर निकाल लेते हैं। तो 200 डेज तो अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम होता है, लेकिन एक प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए तो 200 डेज में तो हम पूरे बी के पूरे 4 साल के पूरे 8 सेमेस्टर कवर कर सकते हैं 200 डेज के अंदर में। और 200 डेज ही काफी होते हैं पूरे इंजीनियरिंग को कवर करने के लिए। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी जो प्लानिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट को पहले कैटेगराइज करता हूँ। आप देखिएगा कि आप कौन से स्टूडेंट किस कैटेगरी में आप होते हो, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मैं स्टूडेंट्स की कैटेगरी को अगर डिवाइड करूँ, सपोज करो देखो आपके पास 200 डेज की प्रिपरेशन स्टडीज की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि चलो स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है। अब इन स्टूडेंट्स को
अगर मैं अलग अलग फॉर्म में अगर रखना चाहूँ कि देखो स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म में रख देता हूँ मैं, तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है। तो सपोज करो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि देखो 7 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, 7 सेमेस्टर, ये जो अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाए, कोरोना के कारण नहीं दे पाए, लेकिन 7 सेमेस्टर में मान लेते कि 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉपर स्टूडेंट, ऐसा टर्मोलॉजी कई बार अच्छा नहीं लगता है कि ड्रॉपर बोलना, बट इट्स ओके, बड़ा नॉर्मल है। हम लोग भी ड्रॉप लिए लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि हम लोग ड्रॉप नहीं लिए, हम लोग भी जिंदगी में ड्रॉप लिए, तो इट्स ओके। तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप लेते हैं उनकी फीलिंग अलग होती है। आजकल इंडिया में ड्रॉप सेकेंड टाइम तो बहुत ज़्यादा लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो गया है। तो सेकेंड टाइम जो ड्रॉप ले रहे हैं, सेकेंड टाइम जो ड्रॉप ले रहे हैं, उनकी फीलिंग बड़ी अलग होती है। अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट्स है आपके पास, एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो फर्स्ट टाइम है कि सेकंड टाइम है, लेकिन वो रैंक इंप्रूव करना चाहता है। क्या इंप्रूव करना चाहता है? रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वो ट्राई कर रहा है कि मेरा रैंक इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वो ट्राई कर रहा है। और लास्ट कैटेगरी की मैं जब बात करता हूँ, तो लास्ट कैटेगरी में अगेन मैं ड्रॉपर बोल सकता हूँ, बट ये प्रोफेशनल पर्सन है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जॉब है, तो एक प्रोफेशनल पर्सन है, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लगभग 1 2 3 4 इतनी कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो कुछ लोग इस वाले कैटेगरी में होंगे, कुछ लोग इस कैटेगरी में होंगे, तो वैरायटी ऑफ आपके पास लोग हैं। अब अगर मैं सबसे स्टार्ट अगर करूं, कहां से स्टार्ट करूं? अगर मैं 7th सेमेस्टर वाले से स्टार्ट करूं, तो 7th सेमेस्टर वाला जो है 6 सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, और अभी हमारा जुलाई चल रहा है, ठीक है। अभी जब मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ तो 16 जुलाई है, तो मे भी आज वीडियो आ जाए या 17 जुलाई को वीडियो आ जाए, तो 16 जुलाई आज है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 7 सेमेस्टर वाला जो स्टूडेंट जो 7 सेमेस्टर में, इसको जाना चाहिए था अगर कोरोना वाला पार्ट नहीं होता और उसका एग्जाम होता। तो मान लो कि अभी आप 7 सेमेस्टर में हो, अब आपको ये नहीं पता कि 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में आइडिया नहीं है, तो 7 सेमेस्टर वाला पार्ट कैसे होगा। बट मेरे को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज वाला पार्ट जो रहा है, सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज वाला पार्ट 7 सेमेस्टर वाले एक स्टूडेंट को लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता था पहले कि 7 सेमेस्टर वालों के लिए अच्छा करना बड़ा आसान नहीं होता था। क्यों अच्छा नहीं होता था? क्योंकि उनको कॉलेज को कवर करना होता था, कॉलेज जाना होता था। कॉलेज में ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे अटेंडेंस 70%, कुछ लोग 75% की बात करते हैं। तो 75% अटेंडेंस अगर मेंटेन करना, उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना, फिर लैब अटेंड करना, फिर फाइल बनाना, बड़ा आसान नहीं होता है। मतलब और एक माइंड सेटअप भी उतना अच्छा नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अच्छा नहीं करते, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अच्छा करते हैं, लेकिन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, उनको थोड़ा सा गुड माइंड सेटअप बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इसलिए पहले से मान लेते हैं कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो चांसेस थोड़े से कम होते, 5% लोग ही अच्छा कर पाते अगर मैं बोलूं कि 7 सेमेस्टर। लेकिन अब ना, आप भी ड्रॉपर स्टूडेंट के समान आपके पास टाइम है। अभी आपको पता है कि आपके कॉलेज वाले लोग थोड़ा ऑनलाइन का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन का कुछ भी ट्राई कर रहेंगे, कुछ भी पढ़ा रहे होंगे, तो आपको केयर करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जो कंसेप्ट है कि मेरे को क्या करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, कोरोना तो हम नहीं बोल सकते कि कोरोना एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये कोरोना वाला जो टाइम है, ये आपके लिए एक गुड टाइम लेके आया है 7 सेमेस्टर वालों के लिए, कि वो लोग के पास भी उतना ही टाइम है जितना बाकी लोगों के पास होता है, जो कि नॉर्मली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास नहीं होता है। अब देखो, आपके पास अगर एक 7 सेमेस्टर वाला अगर स्टूडेंट्स है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि 7 सेमेस्टर वाला अगर स्टूडेंट्स है, तो इसके पास देखो 2 पॉसिबिलिटी होगी। क्या क्या 2 पॉसिबिलिटी होगी? 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? या तो ये अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया होगा, तो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स होगा, सेल्फ स्टडीज को करना होगा। या तो फिर ये किसी कोचिंग वगैरह में पहले से पढ़ रहा होगा, जो अभी ऑनलाइन का कुछ करवा रहे होंगे। तो ये आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड मतलब किसी ना किसी कोचिंग के कॉन्टेक्ट में होगा, कि कोचिंग ये कहीं पे कर रहा होगा या कर रहा था, इस टाइप की पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या इंपॉर्टेंट हो गया मालूम है? एक 7 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास 200 डेज है, और इन 200 डेज में मैं कैसे प्लान करूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी अपन क्या करें, उनके पास ये टाइम भी निकल गया। कौन सा टाइम निकल गया? जो उनके पास बेस्ट टाइम था, लगभग मान लो कि मार्च से लेके क्योंकि वहीं पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो मार्च 22-23 मार्च के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई भी निकलते जा रहा है, तो लगभग 3 to 4 मंथ निकल के। और ऐसा हो सकता है बहुत सारे कि कुछ लोग अच्छा यूज भी कर लिए होंगे इस टाइम को, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टाइम को यूज ही नहीं किए होंगे, जो आप सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग 3.5 मंथ पूरे दुनिया से पीछे हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 200 डेज है एक इंजीनियर के पास अगर मेरे को लगता है कि 200 डेज है, तो उसकी अगर वो परफेक्ट प्लानिंग करे, अभी आज से स्टार्ट करे, तो फिर आप जानते हो कि एक इंजीनियर अपनी अगर गुड प्लानिंग के साथ अगर स्टार्ट कर दे, तो उसको कैसे
कैसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब देखो आपके पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है कि सेल्फ स्टडी कोई कर रहा होगा, कोई कोचिंग और किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन से रिलेटेड नहीं होगा और वो अपनी स्टडी कर रहा होगा, तो इसकी प्लानिंग वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी मैं जनरलाइज बात भी करने वाला हूँ और ये सब के बारे में बात भी करने वाला हूँ। अब देखो आपके पास अगर कोई मुझसे बोले कि सर कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, तो कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि 8 आवर्स तो आपके पास 8 आवर्स जो होना चाहिए वो पर डे के हिसाब से होना चाहिए 8 आवर्स। ये एक एवरेज आपके पास सभी स्टूडेंट लोग को, ड्रॉपर हो या आपके पास सेल्फ स्टडी कर रहा हो, 7 सेमेस्टर हो, 8 आवर्स उसको मैनेज करना चाहिए। 200 डेज अगर 8 आवर्स अगर वो मैनेज करता है तो लगभग आपके पास 200 डेज में कितने हो गए आपके पास 1600 आवर्स हो गए उसके पास। कब तक आपके पास 2021 एग्जाम तक, ठीक है। 1600 आवर्स, जो 1600 आवर्स है ये बहुत ज़्यादा आवर्स होते हैं। इतने आवर्स में तो आप अपनी गुड प्लान करके बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके पास देखो 7 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 7 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहा है या वो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर रहा है, अब इसमें देखो आपके पास अगर मैं धीरे धीरे अगर बाकी चीज़ पे आता हूँ कि देखो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, ये फर्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट्स है जो सेकेंड टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम भी इसका बहुत अच्छा नहीं हुआ है, या फिर एक रैंक इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे अपन की रैंक इंप्रूवमेंट है कि इसका ऑलरेडी रैंक आ चुका है, और एक जॉब वाला एक स्टूडेंट्स है। तो ओवरऑल अपनी अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो उसको सोचना होगा कि मेरे को किन किन पैरामीटर्स पे अच्छे से फोकस करूं। तो अगर किसी की प्रिपरेशन अगर बड़ी अच्छी नहीं है, किसी की अगर प्रिपरेशन बड़ी अच्छी नहीं है, तो उसकी प्लानिंग वाले पार्ट बड़े अच्छे होना चाहिए कि मेरे जो सब्जेक्ट्स है, ओवरऑल मेरे पास जो सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स को मैं कैसे यूज करूं, अपने ओवरऑल जो सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो ये मेरे को एक 1 by 1 एक प्लानिंग करना होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मैं अगर उस जगह पे हूं जहां मेरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी अभी तक कुछ हुई नहीं है, और मैं अब सोच रहा हूं कि मेरे को लाइफ में इस 6 मंथ जो 6 और 7 मंथ के आसपास है, 200 डेज जो है, इस 200 डेज में मेरे को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे को गेट का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, तो फिर मैं उस केस में क्या करूं, मेरी प्लानिंग वाला पार्ट कैसे होना चाहिए। फर्स्ट डे से अगर मैं कल से स्टार्ट करता हूं तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, ठीक है। तो अभी आपके पास देखिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि 1600 आवर्स है। अब अगर मैं पूरे पैरामीटर्स अगर लिख दूं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर मैं बोलूं कि कैसे आपके पास पार्ट होना चाहिए, तो देखो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। मैं यहां पे पॉइंट्स लिख देता हूं, बोला ठीक है। अब एक ही स्क्रीन यूज कर रहा हूं तो इसमें मैं पार्ट लिख देता हूं। पहले आपके पास ये है कि आपके जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो कैसे। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिकल अप्रोच आपके पास कैसा है, मैथमेटिकल अप्रोच कैसा है, क्योंकि हम लोग एक गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिकल अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन कैसे कर रहे हैं हम लोग, अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्ट सीरीज के लिए कुछ प्लान करके रखे कि नहीं, कि हम टेस्ट सीरीज कैसे एंगेज करेंगे। ये आपके पास 4 पॉइंट बोला। और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज को मैं मानता हूं वो है मेंटल स्टेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं कि आप ये मानते हो कि नहीं कि आप अच्छा कर पाओगे। तो अगर आप ये मानते ही नहीं हो कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है, कितना भी आप प्रिपरेशन करो, आपके चांसेस बड़े कम होंगे, क्योंकि आपके माइंड सेटअप में बात ही नहीं है कि मैं अच्छा कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इस पूरे प्रिपरेशन मोड की अगर मैं बात करूं, पूरे प्रिपरेशन मोड की अगर मैं बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेल्फ बिलीव है, इसलिए अलग से लिख दे रहा हूं मैं कि सेल्फ बिलीव। तो सेल्फ जो बिलीव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ बिलीव वाले पार्ट को आप कितने अच्छे से यूज करने वाले हो। क्योंकि अगर आपको सेल्फ बिलीव ही नहीं है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, तो फिर आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी तो ऑफलाइन वाला हो नहीं रहा है, सभी लोग ऑनलाइन के पीछे जा रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन का पूरा ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आप पढ़ते हो आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन की नीड होगी। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन की नीड होगी, ठीक है। और अगर आप किसी कोचिंग में, अगर आप ऑनलाइन किसी जगह पे पढ़ रहे हो, तब भी उस केस में भी अगर आपका सेल्फ बिलीव वाला पार्ट अगर बड़ा वीक है तो फिर पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ बिलीव वाला पार्ट को सबसे स्ट्रांग रखना चाहिए। और मैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात किया। अब क्या है कि अगर मैं 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं और मेरी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी नहीं है, बड़ी अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं है, या मैं ड्रॉपर फर्स्ट टाइम हूं, क्योंकि मैं बोला ना कि अभी एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहा हूं और अभी मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा है कि
मैं कौन सा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करूं, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस है। तो मैं अभी आज ये बात नहीं करने वाला हूं कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करके रखे हुए हो, किसी से भी आप पढ़ रहे हो, पहले से आप ऑफलाइन पढ़ना चालू कर चुके थे, उसके बाद आप 1 ईयर पूरा का पूरा 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर पूरा कवर करते हुए 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर नहीं पाए, अब आप ड्रॉप लिए हो, या फिर एक बार ड्रॉप ले चुके हो उसके बाद भी अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब है इन सब जगह पे चाहे वो 7 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हो आप, इन सभी जगह पे क्या चीज कॉमन है पता है आपके पास, कि आपका जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, ये जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं हो पाता है? मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छा इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज उनका फंडामेंटल कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होता है, और वो लोग ना किसी दूसरे की प्लानिंग को फॉलो करते हैं, उनके खुद के कंसेप्ट अच्छे नहीं है और वो रैंडमली अपनी स्टडी करते रहते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि रैंडम स्टडी का रिजल्ट नहीं आएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। सभी ब्रांचेस के फंडामेंटल सब्जेक्ट बड़े स्ट्रांग होना चाहिए, सभी ब्रांचेस के। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप यहाँ पे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हो, तो आपका नेटवर्क थ्योरी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बिना बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल भी आप स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात करूं तो एक फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का एक नेटवर्क थ्योरी है, जो कि सबसे पहले किसी को प्रिपेयर करते समय इस सब्जेक्ट पे बड़े अच्छे से कवर करना चाहिए। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, छोटे छोटे कंसेप्ट है आपको जो आना चाहिए। अगर आप सिविल के स्टूडेंट्स हो, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो, तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप सॉम बोलते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छा आना चाहिए, क्योंकि सॉम आपका अच्छा होगा तो आगे आपके काम आएगा। अगर सॉम अच्छा होगा तो सिविल वाले स्टूडेंट है तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में काम आएगा। आपका जो फीलिंग है वो आरसीसी वगैरह आप पढ़ते रहते हो तो आगे आपके काम आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, तो एक सिविल एक मैकेनिकल का मॉस वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए, जो बेसिक आपका पार्ट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन में काम आएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर सीएससी और आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपका सी और जो डेटा स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सी और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते आप आगे तक जाओगे। चाहे फिर आप वो कंप्यूटर नेटवर्क की बात करो तो कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में आइडिया है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो आपको एक इंजीनियर को नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम है। ऐसा एक इंजीनियर होता ही नहीं जिसको ना पता हो। मतलब एक प्लानिंग की बात अगर करें तो आप अगर सर्च भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा वेटेज किसका ज़्यादा है, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ओवरऑल पता रहता है। बट मेरे को लगता है कि सभी को अपने फंडामेंटल कंसेप्ट को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं। अगर आप फंडामेंटली वीक हो तो आपके चांसेस ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो आप जितना एफर्ट करोगे वो वेस्टेज जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एफर्ट जो है उसका रिजल्ट आए तो आपका फंडामेंटल, आपके जो कंसेप्ट होना चाहिए बड़े स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको डर नहीं लगना चाहिए, कोई कुछ पूछे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर जा रहे हो। डरता कौन है? जिसके फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छे नहीं होते, जो फॉर्मूले याद कर लेता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं फॉर्मूले याद कर लूंगा और मेरा अच्छा हो जाएगा। फॉर्मूले याद करने से गेट का एग्जाम बहुत अच्छा रैंक में कभी नहीं आता। आप बाकी एग्जाम दे सकते हो फॉर्मूले बेस पे, लेकिन गेट का एग्जाम एनालिटिकल होता है, मैथमेटिकल अप्रोच के साथ होता है, कंसेप्चुअल होता है। तो वहां पे आपका फंडामेंटल कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि फंडामेंटल कंसेप्ट का हमेशा केयर करें कि फंडामेंटल कंसेप्ट आपका बहुत ही बेहतरीन हो। अब अगर मैं बात करूं कि देखो फंडामेंटल कंसेप्ट की बात की, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो मैथमेटिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं, तो क्यों मैथमेटिकल अप्रोच गेट के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिकली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि लगभग 40 से 50% एनईटी क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में पता है आपके पास जितने साल से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ना टफ नहीं होते। लेकिन वो टफ क्यों है? क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। क्योंकि अभी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर किसी क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ तो जब मैं पूछता हूँ कि बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो यकीन नहीं मानोगे लगभग 50 अलग अलग आंसर मिलते हैं मेरे को। 50 आंसर, 20 आंसर, 30 आंसर। मतलब अगर 4 ऑप्शन देता तो लोग 4 में से एक बताते ना, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो लोग 50 अलग अलग टाइप के आंसर देते। तो सोचो एक बेसिक सा क्वेश्चन, और लाखों लोग जब लाखों लोग गेट का पेपर देते होंगे तो यकीन मानिए किसी क्वेश्चन का आंसर तो 1000 टाइप का होता होगा, 1000 टाइप का आंसर। तो सोचो 1000 टाइप का आंसर हो गया, तो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप से डरता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता जो सॉल्व कर रहा हो सही है कि नहीं। इसलिए मैथमेटिकल अप्रोच जो है आपके पास बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लोग यूनिट का केयर नहीं करते, ये नहीं देखते कि क्या पूछा गया है, ये नहीं देखते कि वो कितना कंडीशनल क्वेश्चन पूछा गया है, तो लोग क्वेश्चन को रीड नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मैथमेटिकल अप्रोच जो है उसको बड़ा गुड रखो। अगर आपको एक पेज लिखना पड़ रहा है तो एक पेज लिखो,
कैलकुलेटर अच्छे से यूज करो। अभी आप प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर घर में बैठ के यूज कर रहे होंगे, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चालू करो कि वर्चुअल कैलकुलेटर वाला जो पार्ट है वो बड़ा गुड होना चाहिए। तो मैथमेटिकल अप्रोच के साथ साथ एक वर्चुअल कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करते रहो, कैलकुलेशन में बिलीव करो। क्योंकि क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग ना बड़े कंसेप्चुअली बड़े गुड होते हैं और कुछ लोग बड़े वीक होते हैं। तो जो लोग वीक होते हैं थोड़े से उस वे में नहीं सोच पाते, जिनकी क्रिएटिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको मैथमेटिकली अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। जैसे मैं क्या करता था, मेरे को पता था कि मैं बहुत अच्छा सोच नहीं पाता, एक नए क्वेश्चन को सोच नहीं पाता, और अब अपने आप को मैं चेंज कैसे करूँ, एकदम से चेंज तो मैं कर नहीं सकता था। तो मैं ना जो चीज़ें मेरे को आती थी, जिस चीज़ को मैं समझता था, मैथमेटिकली बहुत लिखता था। तो मैं प्रैक्टिस करता, लिखने वाले पार्ट का प्रैक्टिस करता था कि ठीक है, ज़्यादा लिखूंगा तो पॉसिबिलिटी होगी, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूंगा। धीरे धीरे मेरी क्रिएटिविटी, धीरे धीरे मेरा कंसेप्ट बढ़ना चालू हो गया। तो जब आप मैथमेटिकल अप्रोच के साथ लिखते हो तो आपका कंसेप्ट बढ़ता है। तो मैथमेटिकल जो अप्रोच है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिविजन तो बाद में आएगा, टेस्ट सीरीज की बाद में मैं करूंगा। और ये जो मेंटल स्टेबिलिटी है, इसके पॉइंट्स पे भी मैं आता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट्स हूं, और मैक्सिमम इंडिया के 7 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था कि बहुत सारे लोग अच्छा प्लान नहीं कर पाए, लोग सोच नहीं पाए कि कैसा करना। इवन अभी भी 200 डेज है तो लोगों के पास एक प्लानिंग नहीं है। लोग बस यूट्यूब में इधर से उधर घूम रहे हैं, लोग इसका ऑनलाइन कंटेंट फ्री पढ़ रहे हैं, उसका ऑनलाइन कंटेंट फ्री पढ़ रहे हैं। फिर वो टीचर आधे कंसेप्ट बता रहा है, आधे नहीं बता रहा है, फिर वो टीचर कुछ कुछ बता दे रहा है, कुछ कुछ छोड़ दे रहा है, फिर आप ऐसे घूम रहे हो। तो मेरे को लगता है कि आपकी प्लानिंग क्लियर रहना चाहिए कि आपको किसको फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि हम 10 ऑनलाइन के अलग अलग मीडियम को यूज करते हैं, फिर आपका कोई बता दे रहा है कि देखो भाई, मैं केवीएल में पोलैरिटी ऐसे लेता हूं, कोई पोलैरिटी ऐसे लेता है, दोनों सही है, लेकिन आप तो एक स्टूडेंट है ना, आपको तो अपना कंसेप्ट बनाना रहेगा। तो अगर आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोगों को फॉलो करते तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने मेंटर डिसाइड कर लेना चाहिए। ऑनलाइन दुनिया को अगर आप यूज कर रहे हैं, मैं बोला ना, सेल्फ स्टडी कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ऑफलाइन पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब वो लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे अपने टेबल पे। तो उनको ये देखना चाहिए कि आपके कुछ मेंटर्स आपके पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई इस सब्जेक्ट के लिए अपन इस मेंटर को फॉलो करेंगे और टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और ऑनलाइन तो फ्री है, जितना यूट्यूब में फ्री मिलता है। तो मेरे को लगता है कि सब्जेक्ट वाइज आपको मेंशन कर लेना चाहिए। देखो, मेरा ये सब्जेक्ट है, जैसे नेटवर्क थ्योरी है तो मैं धांडे सर को फॉलो करूंगा, कंट्रोल सिस्टम है तो धांडे सर को फॉलो करूंगा, इंजीनियरिंग अगर मैथ्स पढ़ रहा हूं तो मैं गुरुपाल सर को फॉलो करूंगा, अगर मैं एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूं तो सौरभ ठाकुर सर को फॉलो करूंगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं सुजय जसूजा सर को फॉलो करूंगा। तो जस्ट ऐसा करके आप स्टार्ट कर सकते हो कि किस वे में हमको एक सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना है, कौन सा हमको एक टीचर रखना है, मेंटर रखना है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये मेंटर है। या आपको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 मेंटर रख सकते हैं, तो आप 2 मेंटर भी रख सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट के 10 मेंटर हो गए और बाद में आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा मत करना, ठीक है। फिर आपकी क्लियर होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में कौन सी यूज कर रहा हूं। ऐसा भी ना हो कि 2-2 4-4 टेक्स्ट बुक लेके बैठे, क्योंकि आपके पास 200 डेज है। तो आपको एक स्मार्ट, एक इंजीनियर के समान सोचना पड़ेगा। आप जानते हो ना कि लास्ट जब एग्जाम का 2 दिन रहता था तो आप कितने स्मार्टली पढ़ते थे, एकदम स्मार्टली क्यों पढ़ते थे, एकदम फोकस होते थे। कोई आपको बताता था कैसे पढ़ना, नहीं बताता था। आप बड़े अच्छे से ये जज कर लेते थे कि ये बेस्ट बुक है, आप बड़े अच्छे से ये जज कर लेते थे कि मेरे को इस बेस्ट बुक में से ये पढ़ना है। तो आप ऑलरेडी स्मार्ट हो, ऑलरेडी पोटेंशियल है। तो स्मार्ट भी हो, पोटेंशियल भी है, बट आप इंजीनियर हो। तो प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आप ना 200 डेज नहीं पढ़ सकते हो, आप ना 2 डेज पढ़ सकते हो या 20 डेज पढ़ सकते हो। 200 डेज एक बड़ा टाइम है। एक इंजीनियर के लिए 200 डेज होल्ड कर पाना ये लगभग इम्पॉसिबल के समान है, क्योंकि एक इंजीनियर को इतने दिन तक होल्ड करते नहीं आता है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि 8 आवर्स पर डे, इसका मतलब है कि डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन, और इतने दिन तक डिसिप्लिन, तो एक इंजीनियर ना मिनिमम टाइम के डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है। मैं बोल दूं कि 20 डेज का मैं आपको प्लान बता देता हूं और 10 डेज पढ़ना है, और ये सक्सेस की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैक्सिमम इंजीनियर मेरे को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि मैं 20 डेज बोल दिया हूं। और उनको 8 क्या, मैं इस 8 आवर्स की जगह पे अगर मैं 14 आवर्स का अगर प्लान बना के दे दूं कि 14 आवर्स, तो 14 आवर्स 20 डेज, एक इंजीनियर बोलेगा यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 8 आवर्स पर डे और 200 डेज तक, लगभग 1600 आवर्स का क्या प्लानिंग है, तो एक इंजीनियर हाँ तो बोलेगा, लेकिन धीरे से हाँ बोलेगा। उसको पता है कि उसका डिसिप्लिन वाला पार्ट बड़ा वीक है, उसको पता है कि वो बहुत समय तक होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कुछ दिन तक पढ़ेगा, उसके बाद फिर वो उसका माइंड सेटअप इधर उधर जाना चालू हो जाता है, फिर कुछ दिन के लिए वो ब्रेक ले लेता है, फिर पता चला कि 1 महीने नहीं पढ़ा। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं कि 1 महीना पूरा ब्रेक ले लिए, तो उनका ब्रेक ही हो जाएगा, 2021 ही ब्रेक हो जाएगा, उनके पास कुछ चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे CS हो, चाहे IT हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, वैरायटी आपके पास ब्रांचेस है, आपका प्लानिंग बड़ा अच्छा होना चाहिए।
तो मैं क्या बोला कि आपको एक अच्छा मेंटर डिसाइड करना है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर आप ऑनलाइन कोचिंग किसी से ले रहे हो, तो फिर प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग पढ़ो वो लोग क्या बता रहे हैं। किसी पे बिलीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पे बिलीव ही नहीं करोगे तो फिर आपके चांसेस वैसे भी कम हो जाएंगे। तो दो लोगों पे बिलीव इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के कोर्स को ज्वाइन किए हो तो सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट है और उस पर बिलीव करना जरूरी है जो आपको पढ़ा रहा है। अगर आप उस पर डाउट करोगे तो फिर आपके चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि आपको लगेगा मैं पता नहीं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूं एक 7 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मैं जस्ट बता रहा था कि देखो 7 सेमेस्टर वाला जो स्टूडेंट्स है उसके पास पूरा का पूरा घर में टाइम है। वो बैठ के अपनी स्टडी अगर चाहे ना, एकदम चाहे, अगर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा, तो मैं बता दे रहा हूं कि उसके पास ना ऑनलाइन के कंटेंट इतने सारे अवेलेबल है फ्री में। लेकिन ना मेरे को लगता है इन लाखों लोगों में से सिर्फ स्मार्टली 1000 लोग ऐसे होंगे, 2000 लोग होंगे जो लोग इस पूरे फ्री कंटेंट को बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। बाकी लोग तो इन फ्री कंटेंट को यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको यही नहीं पता कि इन फ्री कंटेंट को कैसे यूज करना है। उनको यही नहीं पता कि कौन सा फ्री कंटेंट सही में बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चैनल पे, जैसे हमारा गेट एकेडमी जो चैनल है, इस चैनल पे इतने बेहतरीन कंटेंट्स हैं क्योंकि लास्ट 3 ईयर से, लेकिन बहुत सारे कंटेंट नीचे जा चुके हैं क्योंकि 2 साल पहले में कोई बहुत ही अच्छा दिया था। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन के स्टूडेंट है तो आप एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल एक बार टाइप करके देखो, मैं आ जाऊंगा उसमें, सर्च में मैं आ जाऊंगा, उस वीडियो को देखो, आपको दिखेगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल, अगर आप उस वीडियो को देख लिए 40 मिनट का, आपको लगेगा खत्म हो गया। लेकिन आप ना एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल के बहुत लोग के वीडियो देख रहे, पता चला कि आप आज सुबह से लेकर शाम तक में 8-10 लोग की वीडियो देख लिए और शाम भी हो गई और एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल क्लियर ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन में फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग करना है कि मेरे को कहां से क्या लेना है। तो ये प्लानिंग सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में एक मेंटर डिसाइड करें अपन। मैक्सिमम 2 मेंटर हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज्यादा मेंटर अगर आप सिलेक्ट कर लिए तो आपका तो वैसे भी चांसेस कम हो गए क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरे बोलने का तरीका अलग है, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। तो आप ना इस चीज को ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट में अगर 2 से ज्यादा मेंटर को अगर आप यूज कर रहे हो तो मिक्स हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग आपके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मैं बता रहा था आपके पास। अब क्या होता है, ये जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है इसका फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे होंगे नहीं क्योंकि आसान नहीं होता। मैं मैक्सिमम जनरलाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये ड्रॉप लिया है, फर्स्ट टाइम ड्रॉप लेने का मतलब है वही 8 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ नहीं और ड्रॉपर अपने आप बन गया, वो बिना एग्जाम के ड्रॉपर बन गया। ठीक है, हो सकता है 8 सेमेस्टर के एग्जाम का वो वेट कर रहा हूँ क्योंकि अब तो लगभग जुलाई में बोला 16 जुलाई चल रहा है, तो ड्रॉपर में मान लेता हूं कि चलो उसकी बी खत्म होगी क्योंकि हो जाती ना, मई में तो बी खत्म हो जाती, तो उसको ले लेना चाहिए ऐसे कि मैं ड्रॉपर हूं और मेरा फरवरी में एग्जाम है, 200 डेज है। अब ये हो सकता है कि आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े थे, कहीं पे पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, या भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट ना 7 सेमेस्टर और ये ड्रॉपर जो है आपके पास, ये वाले, ये दोनों लोगों का सिचुएशन एक ही है क्योंकि ये भी कॉलेज जा नहीं रहा है और ये अभी इसका तो कॉलेज वाला पार्टी खत्म हो गया। तो लगभग हमारे पास पूरा का पूरा टाइम है। अब हमको देखना है कि हम कैसे करें इन लोगों के साइड, जो बाकी के जो लोग हैं, इन लोगों के साइड तो फाइट होगी ना। इतने सारे लोग हैं जिन लोगों के साथ फाइट होने वाली है, इतने सारे लोग हैं, तो कैसे हम अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि प्लानिंग का प्रॉब्लम सभी के साथ है, सभी के साथ प्लानिंग का प्रॉब्लम। अब हमारे साथ क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं और हम अपनी प्लानिंग ना उस टॉपर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि टॉपर बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि चलो अगर आपके पास, मैं यहाँ पे लिखूं कि देखो आपके पास एक टॉपर का, एक जो टॉपर होता है वो हमेशा बोलता है, टॉपर का मैं हमेशा सुनता हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स बनाए, तो मैं से पूछते रहते हैं कि जो टॉपर है आपके पास वो एक शॉर्ट नोट्स में बहुत बिलीव करता है, ये शॉर्ट नोट्स में बहुत बिलीव करता है और आप देखते हैं कि टॉप कर दिया, ईयर 1 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, ये आपके पास 50 रैंक आ गया, अंडर 100 रैंक आ गया, शॉर्ट नोट्स बनाते जाता है। अब क्या होता है, क्या पता है आपके पास, प्रॉब्लम ये नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाना, तो बहुत सारे नॉर्मल लोग ना ये शॉर्ट नोट्स में बहुत बिलीव करते हैं। बहुत बार मेरे से पूछ रहे थे कि शॉर्ट नोट्स बनाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस चीज को मतलब एश्योर कर लो कि शॉर्ट नोट्स मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि शॉर्ट नोट्स उसी के काम के होते हैं, या शॉर्ट नोट्स वो सबसे अच्छे से यूज कर पाता है जो शॉर्ट नोट्स को ना बिग कन्वर्ट कर सके, डिटेलिंग कर सके। जैसे कि शॉर्ट नोट्स में आप कोई फॉर्मूला लिख दिए, आपको पता है अगर शॉर्ट नोट्स मैं बनाया हूं, मतलब 5 स्टूडेंट बनाए शॉर्ट नोट्स, 5 ही की बात करते, उन 5 में से ना एक का बहुत ही अच्छा रैंक आएगा, एक का बड़ा मॉडरेट रैंक आएगा और 1-2 लोगों का ना स्कोर कार्ड भी नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि 5 लोग बनाए तो फिर ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों है, 5 लोग तो शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं बोल देता हूँ शॉर्ट नोट्स 5 के सेम थे क्योंकि 5 लोग मिलकर बनाए। मैं तो ये भी बात कर दे रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कश्मीर में बनाया शॉर्ट नोट्स और कोई फिर कोलकाता में शॉर्ट नोट्स बनाया, अलग अलग लोकेशन के लोग थे, सबके बनाने का स्टाइल। मैं बोल रहा हूँ सेम शॉर्ट नोट्स बना लो आप, 5 लोग
उसके बाद भी एक का 2-3 लोग के स्कोर कार्ड नहीं आएंगे, एक का मॉडरेट आएगा, एक का गजब आएगा। पता आपके पास डिफरेंस क्यों है? जिसका बहुत अच्छा रैंक आया ना, वो शॉर्ट नोट्स के अंदर जो भी चीज लिखा है उसको डिटेलिंग कर सकता है। उसको ये जो मॉडरेट रैंक आया, ये कुछ चीजों को डिटेलिंग कर सकता है। कुछ लोग ना शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर्मूला सोचते हैं और गेट में फॉर्मूला नहीं आता है, क्योंकि ना जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो, तो अगर उसके बीच का कोई स्टेप आ गया और आपको तो आता ही नहीं कि शॉर्ट नोट्स कहां से आया है, आपको तो यही नहीं पता कि वो जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे होता है, आपको तो सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, तो पता है आपके पास आपका रैंक नहीं आएगा और इसका रैंक आ जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी ना डिटेलिंग भी पता है। तो शॉर्ट नोट्स नॉर्मली आप जो सुनते हो ना रैंकर्स के, क्योंकि आप इंटरव्यू कभी किसी के 5000 रैंक वाले का सुनते हो, कभी 5000 रैंक वाले का कोई इंटरव्यू नहीं लेता है, कोई 2000 रैंक वाले का इंटरव्यू लेता नहीं, कोई 1000 वाले के बारे में बात करता नहीं, तो आप जानते ही नहीं हो कि 1000 वाले लोग कैसे होते हैं, जबकि 1000 2000 वाले लोग ना ज्यादा डोमिनेटिंग लोग हैं, क्योंकि उनकी बात सुनना जरूरी है, लेकिन उनके इंटरव्यू कहीं नहीं मिलेंगे, उनके कहीं पे भी आपके पास ना कोरा में कुछ मिलेगा, ना फिर यूट्यूब में उनके इंटरव्यूज मिलेंगे। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो मिस हो गए आपकी जिंदगी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कौन से लोग हैं? AIR 1, AIR 2, AIR 10, AIR 100। अरे वैसे लोग कितने लोग होते होंगे, सोचो ना। AIR अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 लोग यार, आपकी एक ब्रांच से 100 लोग, आप लाखों लोग एग्जाम दे रहे हो, तो लाखों लोग उन 100 लोगों को फॉलो कर रहे हो, जो कि अगेन 100 लोग उनके समान बनने वाले। तो फिर जो बाकी लोग थे उनका क्या होगा, सोच के रखे हो? तो आप कभी भी ना कभी अगर 1000 रैंक वाले का इंटरव्यू अगर कोई ले ले धोखे से, तो आप उसको देखना पसंद नहीं करते, आपको AIR 1 वाले का देखना। तो क्या पूरा इंडिया AIR 1 बन जाएगा? ये अच्छी बात है कि सपने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सपनों का एक लिमिटेशन भी होता है। ऐसा भी नहीं कि सर सपने हैं तो कुछ भी देख लो, इट्स ओके। लेकिन आपकी प्लानिंग अगर आपकी खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो आपके चांसेस बड़े अच्छे नहीं होंगे। हमको पता है ना कि क्या अच्छी चीज है, क्या सबको नहीं पता क्या अच्छी चीज है, इतने घंटे पढ़ना चाहिए क्या नहीं पता, लेकिन सबकी प्लानिंग अलग अलग होना चाहिए। आप ना एकदम टॉप रैंक वाले की प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, जबकि आप एक मॉडरेट स्टूडेंट्स हो या एक एवरेज स्टूडेंट्स हो। आपको खराब नहीं लगना चाहिए बात में, लेकिन लाखों लोग तो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है जिसको 100 लोग फॉलो करना चाहिए, लेकिन लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर फेल हो जा रहे हैं। फेल होंगे ही, क्योंकि आपके जैसे लोग थे, उनकी बात तो आप कभी सुने ही नहीं और उनको तो कोई फोकस किया ही नहीं। इसलिए ना मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ना जिन लोगों का रैंक नहीं आता वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग बात है कि मैं उनसे अलग से बात करता हूँ, उनकी फीलिंग को देखता हूँ और वो पूरे पॉइंट्स में जमा करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो उनका जो फीलिंग है, वो क्यों फेल हुए, क्या वो मिस्टेक करते हैं, वो सब मैं सुनता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिनको फॉलो करते हो ना, कई बार वही सही नहीं है, और जब जिनको फॉलो करते हैं वही सही नहीं है, तो फिर चीजें कैसी होगी? ओके, तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ आपके पास कि देखो, ड्रॉपर आपके पास, आप अगर स्टूडेंट्स हो और अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आपने फंडामेंटल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 200 डेज है, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि 2 सब्जेक्ट में आपके पास एक अच्छा स्कोर हो सकता है, और दोनों सब्जेक्ट को मैं इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखता हूँ। 2 सब्जेक्ट को इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि इंजीनियरिंग जो मैथ्स है और एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना आपके पास, ये 2 सब्जेक्ट, इसको ना पूरे ब्रांच वाले को हमेशा फोकस में रखना चाहिए। कभी कभी ना लोग इसको ना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं सोचते और इसको बड़ा कम ऐसे ही ले लेते। अब एप्टीट्यूड हमको पता है 15 मार्क्स का है, मैथ्स पता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स तो मिनिमम है, मतलब दोनों मिला के 25 मार्क्स तो आपके पास ऐसे ही हो गए। तो 25% बहुत बड़ा नंबर होता है, और पेपर अगर टफ आ गया ना, तो 25% जो है ना, 25% बड़ा डोमिनेटिंग होगा। और पता है अगर आप, और ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत मेहनत की नीड है, अगर आप प्रॉपर प्लान कर लो कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर कर लेना है, एप्टीट्यूड कवर कर लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, हम टेक्निकल पढ़ेंगे। अब एक मैकेनिकल का स्टूडेंट थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा है, पढ़ा है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ रहा है, पढ़ लो कितना भी पढ़ लो, लेकिन भाई 25 मार्क्स का आएगा क्या? आप उससे ना 110 टाइम में ना आप ये दोनों सब्जेक्ट कवर करके 25 में से ना लगभग 20 से लेके 22-23 मार्क्स तक ला सकते हो, और कुछ लोग तो आउट ऑफ 25 मार्क्स ला लेते हैं। तो आपको ना एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। अब देखो, ये बताओ, गेट में जब रैंक आता है तो कोई ये पूछता है क्या कि आपसे कौन सा पोर्शन सॉल्व किए थे, आप किस पोर्शन के कारण रैंक लाए? क्या इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपके जो स्कोर कार्ड आता है उसमें क्या मेंशन होता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसके इतने आउट ऑफ इतने मार्क्स आए, अगर मैं बोलूँ कि एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स आए, थर्मोडायनामिक्स में कितने मार्क्स आए, या आपके पास मॉस में कितने मार्क्स आए, फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने मार्क्स आए, प्रोडक्शन में कितने मार्क्स आए? क्या ऐसा होता है? एक मैकेनिकल की बात कर रहा है, वैसे हर ब्रांचेस की बात है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब होता ही नहीं तो आप क्यों फोकस करते हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना? अच्छी बात है कि टेक्निकल सब्जेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स बात कर रहा हूं कि आपको इन सब्जेक्ट पे हमेशा फोकस रखना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का यार, तो आउट ऑफ 100 25% है। अगर पेपर बड़ा इजी आ गया
पेपर अगर बड़ा इजी आ गया और आपको 85 से 90 मार्क्स चाहिए अगर टॉप 50 में आने के लिए, तो 85 से 90 मार्क्स लाने के लिए भी तो 25 आउट ऑफ 25 आपको 23 तो चाहिए ना, आउट ऑफ 25 23 चाहिए। चलिए पेपर इजी की बात होगी। पेपर अगर एकदम टफ आ गया और मतलब 50 से 60 मार्क्स के बीच में आपका बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, तो तब तो गजब ही हो गया। क्यों? क्योंकि 25 मार्क्स तो फिर मतलब 25 मार्क्स में से किसी के 23 आ गए तो सोचो उसको टेक्निकल कितना कम स्कोर करना पड़ा। तो हर रिस्पेक्ट में मैं जब देखता हूं कि पेपर अगर एकदम टफ आता है तो ये तो डोमिनेटिंग हो जाता है, और पेपर इजी आता है तो भी ये डोमिनेटिंग रहता है। किसी भी केस में इसका वेटेज कम नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को सभी लोगों को फोकस में रखना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसको लास्ट में पढ़े। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड ना अपन नवंबर दिसंबर पढ़ लेंगे, फटाफट पलटा लेंगे। नहीं भाई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे ही 10 दिन पलटा लोगे। और मतलब कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, गेट का पेपर दे रहे हो आप, कोई भी सब्जेक्ट मजाक में नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि आपका कोई भी ब्रांच हो, इन पार्ट्स को बड़े अच्छे से एंगेज करना चाहिए। सीएसआईटी वालों की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों का लीनियर अलजेब्रा आता है, उनको प्रोबेबिलिटी आता है, उन लोगों को डिस्क्रीट मैथ्स आता है। तो अगर सीएसआईटी ब्रांच वाले लोग हैं, सीएससी में पेपर देते हैं वो लोग, तो उन लोगों का जो डिस्क्रीट मैथ्स वाला पार्ट होता है और एप्टीट्यूड, तो डिस्क्रीट मैथ्स, एप्टीट्यूड और फिर जो बेसिक मैथमेटिकल पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, जिसमें कि आप लीनियर अलजेब्रा की बात करते हो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, दो टॉपिक को मैं कवर कर लेता हूं। तो इतना अगर आप अच्छा कर लोगे तो आपका तो लगभग ना, मैं देखता हूं कि लगभग 35 के आसपास, 35 मार्क्स के आसपास आपका कवर होता है सीएसआईटी वालों का। तो क्यों हम अपनी एक अच्छी प्लानिंग नहीं करते? क्यों हम सोचते नहीं कि हम एक गुड प्लान करेंगे? और अभी हम परेशान है कि अब हम कैसे करें, अब तो गेट का एग्जाम है और 200 डेज बचे हैं, अब हम कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो माइंड से नेगेटिविटी निकालो यार, कि क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हम एक गुड प्लान करें और 8 आवर्स का डेली प्लान करें और पूरी दुनिया को बाय बाय बोल दें कि नहीं भाई हम एक पढ़ रहे, गेट 2021 के बाद ना पार्टी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जिन लोगों से बात नहीं की उनको खुद से 2 बार 4 बार कॉल करेंगे, लेकिन पहले गेट का एग्जाम हम दे दें। तो अगर गेट के एग्जाम के लिए अगर हम रेडी है कि गेट के एग्जाम हम दे दें तो चांसेस कितने बेटर होंगे। तो जस्ट मैं बता रहा था कि इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड को आप ना बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है हर रिस्पेक्ट में। तो इस चीज को आप हमेशा कंपेयर करें। चलो पहला चीज ये हो गया। अब होता क्या आपके पास, किसमें वैरायटी ऑफ लोग है बोला, ये शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना बोला। शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने का ना एक फॉर्मेट होता है। आपको पता होना चाहिए कि कभी अगर इसके बीच की किसी स्टेप से क्वेश्चन आ गया तो हमको पता रहे, हमको पता रहे कि हम कैसे यूज करेंगे। शॉर्ट नोट्स एक आर्ट है। शॉर्ट नोट्स बनाना एक, जब स्टडी करते हो तो एक आर्ट से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब फॉर्मूले एक जगह पे नोट कर लेंगे शॉर्ट नोट्स है। नहीं भाई, ये तो बचपन से लोग, मतलब सालों से लोग सोचते आ रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर्मूला सीट होता है। फॉर्मूला सीट तो कहीं पे भी मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला सीट नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स आपकी फीलिंग है, जो आप सब्जेक्ट को पढ़े उसको एक पेपर में रखना, और अगर आप उसको देखें तो उसके बीच के स्टेप्स को मेमोराइज करना कि अगर कुछ अगर आता है तो मैं डिराइव कर लूंगा। तो शॉर्ट नोट्स आप लिखते हो ना तो टॉपिक कवर होते जाते हैं। शॉर्ट नोट्स को आप देखो, कॉपी में रखो, रफ कॉपी, और डिटेलिंग करो कि अगर इसके अंदर की कोई चीज आएगी तो भी मैं डिराइव कर लूंगा, इसके अंदर का कुछ आएगा तो भी मैं डिराइव कर लूंगा। तब ना शॉर्ट नोट्स आपके काम के, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स आपके काम के नहीं है। तो ध्यान रखना, कितना भी कोई टॉपर कुछ भी बोले कि मैं शॉर्ट नोट्स बना के AIR 1 आ गया, AIR 2 आ गया, टॉप 10 आ गया, टॉप 100 आ गया, याद रखना वो उसकी बात है जो बोल रहा है। क्या आप वो हो? क्या आप वो हो? नहीं हो। जैसे आप हो, आपके जैसे बहुत सारे लाखों लोग हैं, बट उनकी स्टोरी क्या आपको पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी से किसी को मतलब नहीं। तो जो स्टोरी इंपॉर्टेंट है वो स्टोरी मिसिंग है आपकी लाइफ से। आपके पास वो स्टोरी है जो आपकी स्टोरी नहीं है। लाखों लोगों की तो ये स्टोरी है ना कि हम एक एवरेज स्टूडेंट है। तो एक एवरेज स्टूडेंट का इंटरव्यू कभी देखते हो आप? तो आप देखते नहीं हो तो कोई दिखाता नहीं है, और आपको इंटरेस्ट है AIR 1 में तो सब लोग आपको AIR 1 दिखाते हैं। बस यही चल रहा है एजुकेशन, आप जानते हो इस बात को, ठीक है। अब मैं बोला कि ये आपके पास है स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है। अब क्या होता है, अगर मैं ड्रॉपर और ये रैंक इंप्रूव अगर ये करना चाहता है, अगर एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स है जिसका 3000 रैंक आया, उसको लगा कि मेरे को एमटेक नहीं करना, मेरे को PSU चाहिए और मेरे को एनी हाउ PSU चाहिए और मैं PSU लेना चाहता हूँ, तो ये जो ड्रॉपर जो रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहता है, इसका ना फीलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको किस चीज़ में फोकस करना चाहिए। इसको फोकस करना चाहिए कि इसका जो रिविजन वाला पार्ट है वो बहुत बेहतरीन हो, और इसको टेस्ट सीरीज अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि एक ड्रॉपर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके पास टेस्ट सीरीज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कि इसको ना इंडिया की 4 से 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए और इसको डेली रिवीजन करना चाहिए। इसको कोई भी सब्जेक्ट ना बचा के नहीं रखना चाहिए। मतलब इसका हर बार ना इसको इतने जल्दी फटाफट रिवाइज करके रख लेना चाहिए कि ये हमेशा रेडी हो।
अगले सितंबर या 1 अक्टूबर से ये मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो। 1 अक्टूबर से मॉक टेस्ट, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने इतने मॉक टेस्ट पेपर दे दो जितने मॉक टेस्ट पेपर इंडिया में होते हैं। मतलब इसको तो मतलब रेडी रहना है, मतलब क्योंकि इस वाले केस में ना आपके पास ना बहुत प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, क्योंकि आप रैंक ला चुके हैं। तो अब आप 3000 रैंक के बाद इस बार तो लाओगे ना 300, कि 3000 के बाद आप 2000 रैंक ला लोगे, कि 2500 रैंक ला लोगे, कि पता चला 3000 रैंक फिर से आ गया। तो ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है और डर भी होता है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, खुद का प्रेशर होता है कि मेरे को अच्छा करना है, एनी हाउ अच्छा करना है। तो ना कई बार ना ये मेंटल स्टेबिलिटी वाला पार्ट ना कभी कभी ये ड्रॉपर रैंक इंप्रूवमेंट वाले लोगों का ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत स्टेबल नहीं हो पाते, डरते हैं कई बार कि मेरा नहीं हुआ। तो इनके माइंड में बार बार क्वेश्चन आते रहता है, मेरा नहीं हुआ। तो ये 7 सेमेस्टर के माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी तो आपको पता ही नहीं कि सोसाइटी और दुनिया का प्रेशर क्या होता है। तो आप इंजॉय करो, अपने स्टेटस को इंजॉय करो कि आप जिस जगह पे हो। तो अपना जो 1 ईयर है आपके पास, उस 1 ईयर में पूरा का पूरा जबरदस्त अपना एफर्ट लगा दो जितना आपको देना है। बट ये इसके ऊपर प्रेशर है, तो ठीक है, प्रेशर में लोग इतना परफॉर्म करते हैं। आपके विराट कोहली को देखते हो, पूरे इंडिया ऐसा देखते रहता है कि क्या करेगा, तो इतना प्रेशर रहता है। सचिन तेंदुलकर को सर को देखिए, पूरा का पूरा इंडिया टीवी में ऐसे लगा के देखता था। तो जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर रहता है वो परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो कई बार व्यक्ति प्रेशर में भी परफॉर्म करता है, लेकिन कई लोग टूट जाते हैं। तो आपको टूटना नहीं है, आपको ब्रेक नहीं होना है, आपको प्रेशर को हैंडल करते आना चाहिए। और ये कैरेक्टर आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि अगर आपको प्रेशर हैंडल करते आना आता है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे टफ है प्रेशर हैंडल कर पाना। बहुत सारे लोग डायलॉगबाजी बहुत सारा करते हैं, लेकिन प्रेशर में टूट जाते हैं, क्योंकि सच में प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट है आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट है। एक ड्रॉपर जो है, जो जॉब कर रहा है, तो इसके पास ना एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पैसा अर्न कर रहा है, इसके पास जॉब है, इसको फ्यूचर की सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है, इसको बार बार ये नहीं आता होगा कि कल मेरे एग्जाम में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। यही चीज इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो इसका जो अटेंशन है, जो फोकस है, जो एक अटेंटिव होना चाहिए एक एस्पिरेंट को, तो कई बार ये जो जॉब करने वाले लोग रहते हैं वो एस्पिरेंट के समान बिहेव नहीं करते। कभी पढ़ लिए, कभी नहीं, कभी सैटरडे नाइट बना लिए, कभी देखे कि 1 महीने से पढ़ाई नहीं किए। तो ये जो जॉब करने वाले लोग रहते हैं, अगर इनको लाइफ में अच्छा करना है, इनको लगता है कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे को अगर एग्जाम देना है, तो उस केस में इनको थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, और इनको ना एक एस्पिरेंट के समान बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर लोग हैं। जो जॉब करता है उसको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है, दुनियादारी का आइडिया हो जाता है, मैच्योरिटी उसकी अच्छी होती है, उसका जो किसी चीज को एक्सेप्ट करने का जो तरीका होता है वो बड़ा अच्छा होता है। बाकी सब चीजें इसके पास प्लस पॉइंट है, सिर्फ ये एस्पिरेंट के समान बिहेव नहीं करता। तो इसको ना एस्पिरेंट के समान बिहेव करना चाहिए जो जॉब कर रहा है। अगर ये एस्पिरेंट के समान बिहेव करेगा ना, बाकी सब प्लस है इसके पास, तो इसके चांसेस हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी जॉब से हैप्पी नहीं और आपको अगर हायर स्टडी के लिए जाना है, आपको पीएससी के लिए जाना है, तो फिर आप अपना नेक्स्ट प्लान कर सकते हो। तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको पता है, सिर्फ इसको एस्पिरेंट के समान बिहेव करना चाहिए। अगर आप लोग इस कैटेगरी में अगर हो तो आप कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं जो बता रहा था आपको कि जॉब करने वाले स्टूडेंट को एक एस्पिरेंट के समान बिहेव करना रहेगा। तो देखो, मैं पूरी चीजें बताते रहा। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि सर हम कब से टेस्ट दे, 7 सेमेस्टर ड्रॉपर और ये वाले लोग कब टेस्ट दे। तो अभी आपके टॉपिक रेडी नहीं हुए तो आप टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस मत करो। आपका रिवीजन वाला पार्ट भी लेटर स्टार्ट होगा, जब आपके सब्जेक्ट रेडी होंगे। टेस्ट सीरीज भी लेटर स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कई बार ना ये जो टॉपर्स लोग रहते हैं, ये लोग टेस्ट सीरीज बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज का अगेन एडवांटेज तब होगा जब आप फंडामेंटली आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग है। अगर फंडामेंटली कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, मैथमेटिकल अप्रोच को आप बढ़ा रहे हो तब, और आप मेंटली स्टेबल हो कि यस मैं अच्छा कर सकता हूं, तब आपका नेक्स्ट जो बाद में स्टार्ट होगा 2 महीने 3 महीने बाद, तब स्टार्ट होगा रिवीजन और टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट रेडी नहीं है। क्या करोगे? टेस्ट सीरीज देखे, आपके टेस्ट सीरीज देखे आप क्या करोगे पता। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जो लोग ना दिसंबर में टेस्ट स्टार्ट करते, इवन कई लोग तो जनवरी में स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि जनवरी में कोई करे। लेकिन मैं बोलूंगा कि लगभग 1 दिसंबर के आसपास टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए किसी को, किसी भी वर्स्ट केस में। उस समय भी लोग स्टार्ट करते और तब तक अपनी प्रिपरेशन कर लेते, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो रेडी होना चाहिए ना। मतलब बिना सब्जेक्ट रेडी हुए आप सीधे फाइट करने चले गए टेस्ट सीरीज में, और फिर टेस्ट सीरीज में आपका मार्क्स नहीं आया और फिर आप डिमोटिवेट हो गए। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने की भी एक प्लानिंग होना चाहिए। और आप नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आप दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आपके पास लिमिटेड, आपके पास बेस्ट ऑप्शन आप पता कर लो कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मेरे को टेस्ट किसी का भी हैंडल करना है, चाहे मेरे को गेट एकेडमी का देना है, चाहे मेरे को मेडीजी का देना है, चाहे मेरे को एस एकेडमी का देना है, तो आप एक बार देख लो कि इनमें से किसका आपको टेस्ट सीरीज देना है, अपना अच्छे से पता कर लो आप। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर सकते हो। और यकीन मानिए सब्जेक्ट वाइज अगर आप 1-1, 2-2 टेस्ट देते हो
और फिर मॉक टेस्ट के कम से कम 15 टेस्ट देते हो ना, तो यकीन मानिए आपके चांसेस बेटर होंगे। जब गेट का एग्जाम आप देते रहोगे तो आप वरी मत करो कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आप वरी मत करो, आप अच्छा कर लोगे। इसलिए आप ना टेस्ट सीरीज और रिवीजन वाले पार्ट को थोड़ा सा बाद में आना, आप ना फंडामेंटल कंसेप्ट, मैथमेटिकल अप्रोच, मेंटल स्टेबिलिटी वाला पार्ट अपना अच्छा रखो। तो ओवरऑल मेरे को लगा कि जस्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं कि 200 डेज और एक इंजीनियर और 200 डेज, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। 200 डेज प्लस इंजीनियर, अगर ये एक इंजीनियर 200 डेज को अगर बेस्ट परफॉर्म करने का सोच लिया, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है जो वो करना चाहता है। यकीन मानिए इस चीज पे मैं बिलीव करता हूं। इस चीज में मैं बिलीव करके, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं 3 दिन तक अगर किसी से बिना बात के किसी एक टॉपिक के पीछे पड़ जाता हूं, तो 3 दिन बाद वो टॉपिक मेरा होता है। और जस्ट मैं जब बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि वो टॉपिक मैं बरसों से रेडी कर रहा होगा। सिर्फ इतना ही किया मैं कि 3 दिन पीछे उस टॉपिक के पीछे पड़ गया, पूरी एनर्जी लगा दिया। मेरे को पता है, आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूं इसका मतलब आपको पता है। आप बी के पेपर दे चुके हो, आपको पता है कि जब आप 4 घंटे फोकस होकर किसी टॉपिक के पीछे पड़ जाते हो, 4 घंटे के बाद कंफर्टेबल होता है। इसलिए आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। इस पूरी स्टोरी में अगर आप में से पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरी स्टोरी में, तो मेरे को लगता है कि इस पूरी स्टोरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी स्टोरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा वो ये होगा कि ये जो मेंटल स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट्स बोलता हूं ना, ये मेंटल स्टेबिलिटी वाला पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटल स्टेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ बिलीव और मेंटल अगर स्टेबल हो और आप मानते हो कि आप अच्छा कर सकता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप मेंटली बड़े स्ट्रांग नहीं हो, आप अपने पे डाउट करते हो और आप लोगों पे ज्यादा बिलीव करते हो लेकिन खुद पे बिलीव नहीं करते, लोगों से कंपेयर करते हो और मानते हो कि बहुत होशियार है वो अच्छा कर लेंगे लेकिन मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं, तो आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। तो मेरे को लगता है मेंटल स्टेबिलिटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको बहुत बेस्ट रखना चाहिए और सेल्फ बिलीव करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन किया कि 200 डेज अगर एक इंजीनियर अगर अपनी प्रिपरेशन के लिए अगर रेडी है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आई होप कि आप इस वीडियो से पूरे पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे। इस वीडियो से आप ये देखेंगे कि मेरे को कैसे अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फंडामेंटल कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मार्क्स वाइज आप देख लोगे कि कितने मार्क्स वाइज कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत प्रॉपर रखोगे। तो ओवरऑल अगर अपनी प्लानिंग अगर आप करोगे तो आप 1 दिन और 2 दिन ना अपनी प्लानिंग के लिए निकालो, पूरे प्रॉपर प्लान करो कि किस मेंटर को आपको फॉलो करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन किस मेंटर को फॉलो करना है। कोई सी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ते हो सेल्फ स्टडी के लिए तो वो टेक्स्ट बुक आप मार्क कर लो। मेरे को लगता है कि आपके पास एक पूरा प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। लेकिन याद रखना, सिर्फ टॉपर को फॉलो मत करना, क्योंकि टॉपर्स कुछ ही लोगों के काम के हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो कुछ ही लोगों के काम की है। तो आपकी अपनी खुद की प्लानिंग होना चाहिए। खुद को आपको पता है कि आप कैसे बेस्ट दे सकते हो, तो आपको अपने से बेस्ट निकालना है, आपको अपने से बेस्ट निकालना है। तो मैं मानता हूं कि एक इंजीनियर अगर अपने से बेस्ट निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कुछ भी लगता है, अगर आपके कुछ पॉइंट्स में मिस कर दिया होगा, क्योंकि पहली बार डिजिटल बोर्ड पे कर रहा था, तो मैं भी डिजिटल बोर्ड और मेरा माइंड सेटअप दोनों ही सिंक्रोनाइज वे में कितना हो पाए नहीं हो पाए, कुछ पॉइंट्स हो सकता मिस कर दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्राई करूंगा कि वहां पर मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो मैं अब आप लोगों के साथ ना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये मैं डिस्कस कर लिया, अब और भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में आते रहूंगा और मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ दिन से मैं बहुत ऐसा बात करा नहीं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि मैं अपने क्लासेस में बिजी था। बट अब मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। अब मैं अपने साथ आपके साथ पूरी प्लानिंग की बात करने वाला हूं। अगले कुछ और वीडियोस में आप देखोगे कि मैं आपको बताऊंगा 2021 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आप देखिएगा कि बहुत अच्छी मैं डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे को फॉलो कीजिएगा, प्रॉपर वे में मेरे पूरे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाइएगा। तो फाइनली आज के वीडियो में एंड करता हूं बोला, और इस होप के साथ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अपने पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि आप क्या चाहते हो और किस वे में अच्छा करना चाहते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।